हेलो। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो प्लीज़ रिस्पांस करें। क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके देन। अच्छा, देखिए, कल हम लोगों ने अरेस्ट पे डिस्कशन किया। सेक्शन 60 तक जो है, 60A तक। अरेस्ट वैसे भी बड़ा एग्जॉस्टिव टॉपिक है, ढेर सारे डायमेंशन है। फिर ज़रूरत पड़ने पे फिर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। पर आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो चैप्टर है 6। अब 6 के भी 4 पार्ट है। अब देखिए, आखिर 6, ये चैप्टर 6 में हमें क्या देखना है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्यों इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, इसका पर्पस क्या है। तो आप देखिए, इसका टाइटल ही कहता है कि प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी ये चैप्टर अपीयरेंस की बात करता है, उसके लिए कंपेल करने की बात करता है, और उसके लिए प्रोसेस इशू करने की बात करता है। तो इसमें अब ये प्रोसेस का एक टेक्निकल मीनिंग है, लीगल मीनिंग है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा, प्रोसेस हिंदी में आदेशिका, आदेशिका में क्या आता है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि ये 4 पार्ट में बांटा गया है। तो जो जो है इसमें वो सब प्रोसेस के अंतर्गत है। यानी पहले प्लेस पे आ गया सम्मन। अब सम्मन से रिलेटेड प्रोविजंस इस चैप्टर में कहाँ कहाँ है, तो आप देखिए सेक्शन 61 से लेके 69 तक एक ग्रुप बन गया। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में ग्रुप में भी पूछ देता है कहाँ से कहाँ तक ये रिलेट करता है। फिर दूसरा पार्ट है बी, कैपिटल बी, वो वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने से संबंधित है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये 70 से लेके 81 तक है। तीसरा पार्ट आता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की, और ये सिर्फ सेक्शन 82 से लेके 86 तक है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक एग्ज़ाम में कि किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन तक ये जो है आपका प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट, यानी उद्घोषणा और कुर्की से रिलेटेड है। और कोर्ट में आए दिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। आए दिन जो है पुलिस ऑफिसर, कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर लास्ट आता है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। तो हमको पहली जगह पे ये देख लेना है कि आदेशिका अर्थात प्रोसेस का क्या मीनिंग है। प्रोसेस का पर्पज है किसी को कोर्ट के सामने अपीयरेंस के लिए प्रोसीजर इशू करना। तो उस प्रोसीजर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये टेक्निकल वर्ड हो गया, प्रोसेस में सम्मन, वारंट, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट, 4 चीज़ें आ गई। इन 4 चीज़ों, सम्मन, वारंट और उद्घोषणा तथा कुर्की के माध्यम से कोर्ट क्या करती है, किसी भी पर्सन को कोर्ट में अपीयर उपस्थित होने के लिए एक बाध्यकारी आदेशिका जारी करती है, प्रोसेस जारी करती है। पहले स्टेज पे अब जो जुडिशियल प्रैक्टिस है उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और यही किया जाता है ज़्यादातर। बहुत एक्सेप्शनल मामले में बिना सम्मन के वारंट इशू किया जाता है। सम्मन के साथ साथ वारंट तो इशू किया जा सकता है,
लेकिन बिना सम्मन के वारंट बहुत एक्सेप्शनल केसेज में रीजन दे के ही कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो करता है। नहीं तो अक्सर ये चैलेंज किया जाता है कि हमें सम्मन गया ही नहीं है और सीधे सीधे वारंट एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो ये भी चैलेंज हो सकता है कि आप हमको सम्मन इशू करते तो हम आते कोर्ट में। वारंट का मतलब तो ये हुआ कि उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर हो गया ना। तो हमको देखना है कि फिर वारंट में भी आएगा तो ध्यान में रखना है कि वारंट भी दो तरीके का होता है, एक वेलेबल वारंट और एक नॉन वेलेबल वारंट। अब जब सेक्शन 71 में आएंगे तो आप देखेंगे कि उसका एक हिस्सा वेलेबल वारंट की बात करता है। तो अभी एक एक स्टेप पे हम चलते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर 6 प्रोसेस से रिलेटेड है और प्रोसेस किस लिए है, और किसी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए फॉर अपीयरेंस, और ये अपीयरेंस के लिए वो कंपेल कर सकता है। तो अब पहला इन्फ्रेंस हम केवल इसके शीर्षक से ही निकाल सकते हैं, हाजिर होने के को विवश करने के लिए आदेशिका है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। फिर सेकेंड में इसको जब भी हम स्टार्ट करें किसी भी चीज़ को स्टडी करना तो पहले देख लें कि उसका है क्या, किस फॉर्मेट में, किस तरह से लेजिस्लेशन के थ्रू इसको डिवाइड किया गया, क्या प्लान है इंटरनल उसका, क्या उसकी बुनावट कैसी है। तो आप देखें कि 4 पार्ट में इसलिए बात कर दी गया। पहले प्लेस पे धारा 61 से लेके 69, 61 to 69 सम्मन से रिलेटेड है, 70 से लेके 81 आपका वारंट से रिलेटेड है, और 82 से 86 तक में आपका प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड है। और देखिए अब इस पे यदि कुछ बच जाता है तो आप देखिए जैसे सेक्शन 87 है वो अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस की बात करता है। तो अदर रूल्स में क्या है कि कभी कभी सम्मन के साथ वारंट या सम्मन के बदले में वारंट इशू किया जा सकता है। ये पावर सेक्शन 87 देता है कोर्ट को। तो अभी सम्मन में आते हैं। अब सम्मन में क्या है, सम्मन मैंने जैसा कि देखा टाइटल में कि हाजिर होने के लिए बुलाया जाता है। तो सम्मन में आप एक जनरल सेंस अप्लाई करिए तो आप देखिए कि सम्मन कोर्ट जारी करती है, आपको पता है कि अपीयरेंस के लिए। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस निर्गत होगा तो क्या किया जाए, सबसे अच्छा क्या रहेगा, सबसे अच्छा तो ये रहेगा ना कि जिस पर्सन को हम कोर्ट में बुलाना चाहते हैं उस पे ही कंप्लायंस हो, सर्विस हो, उसका तामीला उसी पे हो। तो ये हो गया पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत तामीला। तो व्यक्तिगत तामीला आपको सेक्शन में दिख जाएगा। वो नहीं मिला तो क्या होना चाहिए भाई, उसके घर पे जाओ, वो नहीं मिलता है तो उसके घर वालों को दो। तो दूसरे प्लेस पे आया कि घर वालों को, घर वालों में भी ला क्या करता है, घर में जो एडल्ट होगा उसी को आप सर्विस कर सकते हैं, ये नहीं कि माइनर को कर सकते हैं। और परिवार में सर्वेंट नहीं आता है। तो घर पे दूसरे नंबर पर आप देखें कि घर के में मेजर को, वयस्क आदमी को, एडल्ट पे आप सर्विस कर सकते हैं और तब माना जाएगा कि हाँ ये सर्विस कोर्ट का जो प्रोसेस है, सम्मन जो निर्गत किया गया है उसके तामील हो गया। लेकिन यहाँ टेक्निकली क्या होगा कि घर में का आदमी अमेरिका में रहता हो थोड़े होगा, आया हुआ है और कर दिए। तो उसमें ये कि जो आम तौर पे ऑर्डिनरी कोर्स में जो घर में उसके साथ रहता हो, वयस्क हो, इतनी शर्तें पूरी हो, तब वो माना जाएगा कि ये उसके घर वालों को तामिला हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, प्रतिस्थापित तामिला हो गया। अब ये मान लीजिए कि घर पे भी नहीं मिला, घर पे कोई है ही नहीं, कहीं किसी डर से भाग गए हैं, छुप रहे हैं, तो तीसरा तरीका आता है कि उसके घर पे लगा दो भाई, चस्पा कर दो, अफिक्स कर दो। तो उस पर लगा दिया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है। तो एक तरीका आपका इसमें ये भी दिखा कि उस पर चस्पा करके उसका तामिला कर लिया गया। इसके बाद ये फिर आता है कि और मान लीजिए कंपनी है, कंपनी पे क्या होगा, तो कंपनी भारत में है कि उसका हेड ऑफिस कहीं दूसरे देश में है, तो फिर क्या होगा, तो जो लोकल रहता होगा उस पर भी तामिला हो सकता है, नहीं तो जो उसका हेड होगा, हेड क्वार्टर पे जो रहता होगा चीफ, उसके पे भी हो सकता है।
तो ये जनरल क्या है कि जनरल उससे करके गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये तो तय है कि उसका बॉस ऑफिस में रहता होगा, तो जो चीफ होगा ऑफिस का, तो कोर्ट कहेगी कि भाई लो ये तुम और इस पे तामील करा दो, तो फिर वो थ्रू सुपीरियर ऑफिसर उसका तामीला हो गया। तो आप देखिए कि 61 से लेके 69 तक में हम चलते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सम्मन किस फॉर्मेट में, सम्मन का प्रारूप क्या होना चाहिए। तो प्रारूप की जब बात आती है कि भाई सम्मन है लिखा पढ़ी में जाएगा, इन राइटिंग होगी, और जाएगी तो 2 कॉपी कम से कम होनी चाहिए। 2 कॉपी इसलिए कि भाई एक तो उसको दे दो जिसको बुलाना है, जिसको सम्मन किया गया है, और एक जो सर्विस करने के लिए ऑफिसर गया हुआ, एक उसके पास होगा, वो उस पर एज ए रिसीट एक तरह से रसीद की तरह उस पर इंडोर्समेंट करा लेगा कि हाँ यस नोटेड। तो ये हो गया दूसरा कि 2 प्रति में होना चाहिए। तीसरा, सम्मन इशू किसने किया है ये देखने से पता लग जाना चाहिए। तो कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में कौन होता है, जज साहब होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कोर्ट के पीओ होते हैं, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो उनका भी सिग्नेचर मस्ट है, बिना सिग्नेचर का उसका कोई मतलब नहीं है। 3 हो गया। फिर ये कोर्ट है तो उसको एक सील मिली हुई है, मुद्रा मिला हुआ है, तो सील लगना चाहिए। तो 4 चीज़ें ये आपका सम्मन में होना चाहिए। और ध्यान रखने की बात है कि जो स्टार्टिंग लाइन है, एक 5वीं चीज़ पे भी ध्यान देना है कि कोई भी सम्मन इस CRPC में जो दिए गए हैं प्रोविज़न, उससे अलग हट के नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू CRPC होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू CRPC होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ हो गया। और बाकी ये 4 चीज़ें होना चाहिए। पहला कि लिखित होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए, कोर्ट के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, और उस पर सील लगाना चाहिए। तो 4 चीज़ें। तो ये बात हो गई फॉर्म की, प्रारूप की, सम्मन की। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते समय आपको बांट लेना है, उसमें वो करना। अब अगला सेक्शन आता है, ये आपका फॉर्म देखना है, टाइटल याद करना है कि सम्मन का प्रारूप धारा 61 में दिया गया है। अब 62 में शुरू होता है, 62 में, 62 में ये शुरू होता है। 62 ये बताती है कि भाई ये सम्मन है, इसका तामीला, इसकी सर्विस कौन कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुलिस ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया हुआ है तो उसके अधीन रहते हुए किसी अधिकारी द्वारा, या जिस कोर्ट ने उसको सम्मन इशू किया उसके किसी ऑफिसर द्वारा, यानी कि पुलिस ऑफिसर पहले नंबर पे, कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा, और तीसरे नंबर पे किसी अदर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। 3 तरीके। यानी कि ध्यान रखना कि सम्मन केवल पुलिस के द्वारा ही नहीं तामील हो सकती है, नियमों के तहत जो कोर्ट का कोई ऑफिसर है या कोर्ट किसी को डिप्यूट करती है, हाई कोर्ट रूल्स में बनाया जाता है, तो उसके हिसाब से वो, और तीसरा पब्लिक सर्वेंट कोई हो, दूसरा हो सकता है जिसको कोर्ट ऑर्डर करे। तो इस तरह से आप देखिए कि पहले इस क्वेश्चन का जवाब कि कौन कौन जारी कर सकता है, तो 3 आ गई श्रेणियाँ उसमें, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का ऑफिसर, और अदर पब्लिक सर्वेंट, यानी दूसरे पब्लिक सर्वेंट से भी उसका कंप्लायंस कराया जा सकता है। अब आता है कि सबसे अच्छा क्या होगा तामील का, तो 62(2) ये कहता है कि सबसे अच्छा तरीका, यानी ये कहता है कि यदि संभव हो तो कोशिश करिए कि जो 2 प्रतियां हैं उनमें से एक उसको दे दीजिए, और इसको पर्सनल कंप्लायंस, पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत रूप से तामीला। तो 62(2) में मिला आपका पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत तामीला। तो आपका ये हो गया पहला निकला तरीका। ये कैसे का जवाब मिला 62(1) में, और सबसे अच्छा क्या हो सकता है वो, तो व्यक्तिगत रूप से उसको तामील करा दिया जाए, ये मिला आपको 62(2) में। फिर आता है 63। 63 बात करता है जो कॉर्पोरेट यूनिट होती है, जो सोसाइटीज़ होती हैं, एक लीगल पर्सन होती है वो,
आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो वहाँ पे भी कैसे किया जाएगा? कंपनी खुद तो लेगी नहीं, सोसाइटी फार्म खुद तो लेगी नहीं। तो उस कंडीशन में ये बताता है कि जो उस कॉरपोरेट सेक्टर का, जो उस निगम का सेक्रेटरी होगा, उसको उसके माध्यम से सर्विस हो सकती है। जो उसका लोकल कोई मैनेजर होगा, लोकल एरिया में हो रहा है और वहीं का मैटर इन्वॉल्व करता है, तो लोकल मैनेजर हो सकता है। या उस निगम का, उस कंपनी का जो सबसे प्रिंसिपल, सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके पे हो सकता है। तो ये हो गया, ये मान लो। तो अब इंडिया की बात है, भारत। और यदि मान लो विदेशी है, विदेशी कंपनी है, तो भारत में जो उसका सबसे बड़ा अधिकारी रहता है, उसको बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भी उसका कंप्लायंस हो सकता है। और उस स्थिति में ये माना जाता है कि नॉर्मली जो लेटर, रजिस्टर्ड लेटर भेजा जाता है, जो टाइम लगना चाहिए, उतने टाइम के बीतने के बाद मान लिया जाएगा कि यदि रजिस्टर्ड आपने रसीद दिखा दिया कि हमने पोस्ट किया और इस तारीख को पोस्ट किया था और जनरली 5 दिन में कंप्लायंस हो जाता है, तो मान लिया जाएगा कि इसका कंप्लायंस हो गया है संबंध का। तो आपका 63 होगा। तो एक क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि निगमित निकायों पे, कॉर्पोरेट यूनिट पे, सोसाइटीज़ पे कैसे तामील होता है। तो आपको इसमें दिखा क्या क्या, उस निगम का, कॉरपोरेशन का सेक्रेटरी, लोकल यूनिट है तो लोकल मैनेजर, या हम सीधे सीधे आप उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, सबसे प्रधान अधिकारी होगा, उसके पे कर सकते हैं। अब वो विदेशी कंपनी है तो इंडिया में जो उसका सबसे बड़ा अधिकारी होगा, उसके जो एड्रेस होगी, उस पर रजिस्टर्ड डाक से भेज के हम उसका तामील करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये निगमित निकाय, कॉर्पोरेट जो यूनिट्स हैं उस पर। अब ये आता है, जैसा कि मैंने बताया घर वालों पे, तो 64। तो वहाँ 64 में आपका आया कि जब वो नहीं मिलता, बहुत कोशिश कर लिया, हाथ पाँव चला लिया, नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, उसके घर पे जाएंगे और जो उसके साथ रहने वाले मेल मेंबर्स हैं, और मेल मेंबर्स में भी कौन, जो एडल्ट है। तो ध्यान रखना है, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि घर के फैमिली मेंबर में वही फैमिली मेंबर पे सर्विस मानी जा सकती है जो उसके साथ रहता हो, पहली चीज़। दूसरा, वो मेल हो, फीमेल इससे बाहर, ठीक है। सीपीसी में जाएंगे तो दूसरी स्थिति है, तो फीमेल इससे बाहर। तीसरी चीज़ जो इसका एक्सप्लेनेशन करता है कि सर्वेंट फैमिली का मेंबर नहीं है, तो आपने नौकर को उसको पकड़ा दिया कि भैया ये लो, कोर्ट ने बुलाया और बता देना कि पहुंच जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा। घर का आदमी है और साथ रहता है और पुरुष है और वयस्क है, ये 4 चीज़ें मिलेंगी, तब आपका सेक्शन 64 में ये प्रतिस्थापित या सब्सटीट्यूटेड सर्विस मानी जाएगी। ये बहुत ध्यान रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से आपका ये 64 करता है। 65 ये कहता है कि भाई जब जो 62 में तरीका था, 62 का दूसरा पार्ट क्या था, व्यक्तिगत तामील, पर्सनल सर्विस, वो नहीं हो पाया। 63 मान लो कंपनी है तो उससे तब भी नहीं हो पाया। 64 में भी एक कोई सब्स्टिट्यूटेड रास्ता नहीं निकला, तब क्या होगा, तब ये होगा कि सब सारी ये 62, 63, 64 की कोशिशें बेकार हो गई। तो जो वो जहाँ पे जिस आदमी के अगेंस्ट में उस संबंध का कंप्लायंस होना है, उसका कोई घर होगा या कोई रेजिडेंस होगा जहाँ पे वो रहता है आमतौर पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आसानी से सबसे दिखने वाली जगह है, कॉन्स्पिकुअस, सहज दृश्य स्थल, वहाँ पे जाके चस्पा कर देंगे कि आपको फला न्यायालय में फला तारीख को फला समय पे फला मामले में उपस्थित होना है। तो ये जब चस्पा हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि यस, अब ये आपका कंप्लायंस है और ये सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि ये आप
का तरीका हो गया कि उसके मकान पे जाके जो एकदम आसानी से दिखने वाली जगह है वहाँ पे जाके उसको चिपका दिया जाए, उसको दैट इज कॉल्ड चस्पा। ठीक है, तो आ गया। अब आता है कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे क्या करेंगे कि ऑर्डिनरी कोर्स में जो उसका ऑफिस होगा, ऑफिस का जो चीफ होगा, जो प्रधान होगा, उसके कार्यालय में वो उसको जो है उसके माध्यम से उसको कंप्लायंस किया जाता है जिस आदमी के अगेंस्ट में सम्मन है। और फिर क्या करता है वो, जब जो इंचार्ज हो गया, इंचार्ज क्या करेगा, अब उसको उसी तरह से जैसा 62 में दिया गया है उसको तामील कराएगा, यानी उसको सीधे सीधे उनको पकड़ाएगा, उसके जो सेकंड कॉपी होगी उस पर साइन बनवाएगा और इंडोर्स करके उसको कोर्ट को वापस कर देगा और मान लिया जाएगा कि ये है। तो सरकारी सेवक 66 में है, और जब वो इंडोर्स करके वो वापस कर देते हैं तो वो प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर कंप्लायंस माना जाएगा। अब एक बात आती है, तो इंडिया के बाहर की बात आ गई या इंडिया के अंदर की बात आ गई, और इंडिया के अंदर हर कोर्ट का एक अपना लोकल क्षेत्राधिकार, ज्यूरिस्डिक्शन, अधिकारिता होती है। मान लो कि उसमें आपके जो कोर्ट है उसके ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर जाके उस सम्मन का सर्विस हो सकता है, उस सम्मन का तामीला हो सकता है। तो उसके लिए प्रोविज़न आपको 67 और 68 में मिलेगा। 67 आप देखिए कि इस पे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में कई बार, तो उसमें देख करना है क्वेश्चन क्या होगा कि जब किसी कोर्ट को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके सम्मन का तामीला कराना हो तो कैसे कराएगा। तो इसका जवाब यह है कि ऑर्डिनरी कोर्ट से मामूली तौर पे 2 कॉपी वो अपने सम्मन के आदेश का तामीला के लिए उस एरिया का जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके पास भेजेगा, और वो मजिस्ट्रेट उस पर सम्मन का तामीला करवाएगा। तो 67 में ही आया। तो ध्यान रखना है क्या है, इसमें ऑप्शन में आपके दे देगा पुलिस अधिकारी, लोक सेवक और ये वो, तो नहीं। हम जब हम कोर्ट हैं और हमारे क्षेत्राधिकार के अंदर वो आदमी नहीं रहता जिसको बुलाना है, हमको सम्मन करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस एरिया में वो उसके रहने का, काम करने का आइडेंटिफाइड है, तो अब उस पे उसको वहाँ का जो कोर्ट होगी, जो मजिस्ट्रेट होगा, उस मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, साहब इस आदमी को हमारी कोर्ट में दिनांक इतने को इतने समय पे आना है कि और ये सम्मन उसकी जानकारी में लाया जाए। तो यहाँ पे प्रश्न आया कि उस अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो यहाँ पर सतर्क रहना बिल्कुल कि मिक्स ना हो जाए। तो माने आपके क्षेत्र के बाहर करना है तो मजिस्ट्रेट को, उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ये आया 67 से। 68 ये कहता है कि जब उसने बाहर भेजा है तो करेगा क्या। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, जो दूसरा मिलता है उसका तामीला कराता है। और इसके बारे में 68 में है कि जो तामील कराएगा, फिर उसमें जो आप तामील करने वाला ऑफिसर होगा, फिर ये देखिए पूरा 68 पर देखें, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता, लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने सम्मन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं। ये बात ये करता है कि मान लीजिए कोर्ट में ये क्वेश्चन आता है कि तामील हुआ भी है या नहीं है, और कोर्ट में एविडेंस इस तरह की आ रही है, तो वो जिस ऑफिसर को वहाँ के मजिस्ट्रेट ने दिया था कि आप इसका कंप्लायंस करिए, तो वो ऑफिसर नहीं आया कि हाँ साहब मैं गया था ये 1 जनवरी 2020 को और यहाँ पर इस आदमी को सम्मन मैंने रिसीव कराया था, दूसरी कॉपी पे इंडोर्स कराया था, और फिर ये कि मैंने इसका सम्मन
कोर्ट के आदेश के तहत जो है सम्मन रिसीव करा दिया है और दे दिया था, और इस पर मेरा हस्ताक्षर है। जब वो ये कहने के लिए नहीं है तो क्या है कि एफिडेविट दे दिया है उसने कि हाँ साहब, मैं ये शपथ पर ये कहता हूँ अनोथ की जो है मैंने इसका आपके आदेश का कंप्लायंस कर दिया है और आप उस सम्मन की सर्विस कर दी है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा कि जब तक कोई एडवर्स चीज़ नहीं लाए कि नहीं साहब गया ही नहीं था, बैठे बैठे कर दिया इन्होंने यहीं पे, तब तक वो एविडेंस में बतौर एविडेंस एडमिसेबल होता, साक्ष्य में ग्राह्य होता है, और तब उसको काटना पड़ेगा, उनको बर्डन शिफ्ट हो जाएगी जो ये कहता है कि नहीं ये प्रॉपर कंप्लायंस नहीं है। तो यहाँ पे मेन चीज़ थी जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 67 पे थे, और 68 में ये निकल के आता है कि कंप्लायंस करने वाला अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आना ज़रूरी नहीं है। जो उसने इंडोर्स किया है वो अनोथ यदि उसको तस्दीक कर देता है, वेरीफाई कर देता है, तो उसको भी एज ए एविडेंस ट्रीट किया जाएगा, एडमिसेबल होगा, और उसको खंडन करने के लिए दूसरी पार्टी को सबूत देना पड़ेगा। ये हो गया। अब 69 जो इसकी आखिरी सेक्शन आती है इस बंच में सम्मन के 61 से लेकर 69, तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये स्टार्ट ही ये करती है कि जो 61 से लेके और 68 तक में कोई भी जो भी बात कही गई है उसके बावजूद, और हमने कोर्ट सम्मन इशू करने के साथ साथ कि पर्सनल कंप्लायंस कर दिया जाए, कंपनी पे कर दिया जाए, उसके घर पे सहज दृश्य स्थान पे कर दिया जाए, इन सब के बाद भी क्या कर सकती है वो ये कर सकती है कि रजिस्टर्ड बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक से भी भेज दिया जाए। कहाँ पे? चाहे जहाँ वो रहता हो, चाहे बिजनेस करता हो, या कोई सर्विस कर रहा है, अपने लाभ के लिए कोई काम कर रहा है, तो ये भी है। कहने का मतलब कि बाकी सम्मन का हमने 2 कॉपियों में भेजा किसी तरह से, किसी ऑफिसर के थ्रू उसका कंप्लायंस कराने के लिए, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है 69 में कि एक इसको डाक से, रजिस्टर्ड डाक से भी उसके पते पे भेज दिया जाए। तो ये है कि आपका यहाँ पे निकल के आया क्या, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट सम्मन जारी किया जा सकता है जब पहले एक सम्मन निर्गत हो गया है। यस, कहाँ मिलेगा? 69 में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो अब आप इस तरह से आप देखेंगे सम्मन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो सम्मन में ध्यान देने की बात क्या क्या आई? सम्मन का फॉर्म क्या होना चाहिए पहले जगह पे, कौन सम्मन का तामील कर सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका काम में नहीं आता है तो सब्स्टिट्यूटेड क्या तरीका हो सकता है, यदि वो पर्सन जिसको बुलाना है कंपनी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है और लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है तो क्या हो सकता है। तो इतना हम थिंक करेंगे तो सारे आंसर हमको निकल आएगा, और आप कॉपी पर लिख के देखिए, सब याद आएगा आपको। तो अभी आते हैं, हम लोग ने एक प्रोसेस जो है अपीयरेंस के लिए जो सम्मन निर्गत हुआ उस सम्मन को हम लोगों ने देख लिया। कोशिश, और मेरी कोशिश ये है कि इससे कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो। अब आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीके के लिए कैपिटल बी आता है, गिरफ्तारी का वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट, और इसमें फिर 70 से शुरू होके आखिरी धारा है 81। तो आप ये देखिए सिर्फ वारंट की बात कर रहा है। मैंने बताया कि सम्मन कोर्ट ने इशू किया, उसके बावजूद नहीं आया, तो कोर्ट क्या करती है तब उसको BW डालती है, बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट का मतलब ये हुआ कि सम्मन जो वारंट इशू किया गया उसमें लिख दिया गया कि यदि
जो ऑफिसर कंप्लायंस करने जा रहा है, वो यदि अपना एक पर्सनल बॉन्ड देता है, 2 जमानतदार देता है, तो जो पुलिस ऑफिसर या और जो दूसरा पर्सन जिसको मिला हुआ वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर 5,000 रुपये के निजी मुचलके पर और 1 जमानतदार की गारंटी पे उसको छोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेगा, उससे निजी मुचलका यानी पर्सनल बॉन्ड ले लेगा, उस जमानतदार से उसकी गारंटी ले लेगा, 5,000 रुपये का कोई पेपर ले लेगा और फिर उसको वहीं पे छोड़ देगा और अपनी रिपोर्ट लगा के कोर्ट में भेज देगा। तो आप 71 में देखिए, तो बेलेबल वारंट में क्या है, वारंट तो होता है और ये होता है कि यदि ये शर्तें पूरी हो जाती है, वो अपना पर्सनल बॉन्ड भर देता है या जमानत कोर्ट ने मांगी है, इतने जमानतदार दे देता है, तो उस कंडीशन में वो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट और प्लेस पे स्पेसिफिक कोर्ट में आपको आना है। नहीं आने की स्थिति में आपके विरुद्ध फिर वारंट गिरफ्तारी का निर्गत होगा। तो इस तरह से, क्योंकि अभी सम्मन किया या वारंट किया और आपने जमानत दी, आप नहीं आएंगे तो आपके फिर आईपीसी की कोई ना कोई धारा आप पे अट्रैक्ट हो जाएगी और फिर आप एक अलग केस आप पे चलेगा। तो हम वारंट पे आते हैं। तो वारंट में देखिए, जो बहुत अक्सर पूछे जाने वाली चीज़ है उस वारंट में ये है कि वारंट का एग्जिस्टेंस कब तक रहता है। वारंट एक बार इशू हो गया है तो कब तक वो इफ़ेक्टिव होगा, कब तक अस्तित्व में रहेगा। तो इसका जवाब आपको मिलता है 70(2) में। 70(2) मतलब 70 की उपधारा 2 सब सेक्शन 2 में। तो इसको भूलना नहीं है, इसको बिठा लेना दिमाग में, चर्चा करेंगे अभी हम लोग। फिर उसके बाद श्योरिटीज़ और पर्सनल बॉन्ड लेके छोड़ने का प्रोविज़न 71 में मिल जाता है। फिर ये होता है वारंट एग्जीक्यूट कौन करेगा, किसको दिया जाएगा वारंट के कंप्लायंस के लिए। तो जनरली आप जानते हैं, आपके जो वारंट के तहत किसी को गिरफ्तार करने का पावर ऑर्डिनरी कोर्स में पुलिस को होता है, तो पुलिस को होगा। अब पुलिस तो ऐसा नहीं है, केवल पुलिस को ही नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को भी इस सीपीसी के हिसाब से जो प्रोविज़न है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा सकता है। अब आपको ये देखना है कि वारंट कौन कौन एग्जीक्यूट करता है, ये सवाल निकल गया। फिर आप देखेंगे कि वारंट में क्या क्या होना चाहिए। जो वारंट इशू होता है, जैसे संबंध में हमने देखा कि इन राइटिंग होगा, 2 प्रतियों में होगा, उस पर सिग्नेचर होगा पीठासीन अधिकारी का और सील लगी होगी। उसी तरह वारंट का फॉर्म, आप देखिए 70 का जो टाइटल ही है, फॉर्म एंड ड्यूरेशन, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। तो दोनों उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, प्रारूप मिला 70(1) में और उसका मिला कि कब तक एग्जिस्टेंस में, उसकी अवधि क्या होगी जिंदा रहने की, तो ये मिला 70(2) में। तो देखिए 70(1) में वारंट, आप देखिए कि जो भी वारंट इशू होगा सीआरपीसी के प्रोविज़न के तहत होगा। सीआरपीसी को वायलेट करके किया गया है और अरेस्ट वारंट है तो भी वो इलीगल हो जाएगा। इलीगल होने के आप परिणाम जानते हैं, जिसको आप अरेस्ट करने गए हैं कहीं आपको खुद ही दौड़ा ले, राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करे, विरोध करे तो उस पर धारा 332 भी नहीं लगेगी आईपीसी की सरकारी कार्य में बाधा डाल रहा था। तो देखिए, तो ये कहता है कि इसमें आपको सीआरपीसी को वायलेट नहीं करना, सीआरपीसी से संगत रहते हुए जो भी वारंट होगा, अरेस्ट का वारंट होगा। वारंट जब मैं कहूँ तो इसका मतलब यहाँ पे अरेस्ट के वारंट से वारंट होगा, ये इन राइटिंग होगा। फिर इसमें उस सिग्नेचर किसका होगा, उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, पीओ का, और सील उस पर लगेगी। तो 4 चीज़ें आ गई कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए और उस पर उसकी सील मुद्रा लगी होनी चाहिए। तो हो गया। अब दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
ये कहता है कि तब तक प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि उसको जारी करने वाला, उसको इशू करने वाला कोर्ट खुद ही उसको कैंसिल नहीं कर दे, या जब तक एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। यानी आपने वारंट को एग्जीक्यूट कर दिया तो ख़त्म हो गया, अब वारंट की आवश्यकता नहीं रही, या कोर्ट ने उसको रिकॉल कर लिया, वापस कर दिया, नहीं अब वारंट का तामीला नहीं होना, कैंसिल। तो दो तरीके हुए, या तो एग्जीक्यूशन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कैंसिलेशन का। और यदि कैंसिल नहीं किया गया है तो वो बना रहेगा, वो बना रहेगा और फिर वो ज़िंदा रहेगा। तो ये आपका जनरल 71 में सिंपल सी चीज़ यही है, BW की बात करता है कि वारंट जब इशू करेगी कोर्ट और ये समझती है कि उसमें उसको बेल दे दिया जाना चाहिए तो अपनी डायरेक्शन दे सकती है उसमें कि कितने सिक्योरिटीज लेना है, कितना अमाउंट का सिक्योरिटी लेना है, टाइम क्या डालनी है, और ये सारी चीज़ें के बाद वो जो भी एग्जीक्यूट करने वाला जाएगा वो कोर्ट में उस पे अपने एग्जीक्यूशन रिपोर्ट के साथ ये सारे पेपर लगा के भेज देगा। अब एक प्रश्न का जवाब आपको मिलता है 72 में कि ये वारंट किसको डायरेक्ट हुआ, किसको दिया जाएगा कि तुम इसको पालन करो। तो ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं कई बार। तो ये कहता है कि ऑर्डिनरी कोर्स में पुलिस ऑफिसर, सामान्य तौर पे पुलिस ऑफिसर, ठीक है, लेकिन यहीं पर रुकते हैं कि पुलिस ऑफिसर सामान्य तौर पे पुलिस ऑफिसर ही वारंट को एग्जीक्यूट करता है, यही बात 72(1) कहती है। लेकिन ये भी कहती है बात किंतु कि यदि उस वारंट को तत्काल इमीडिएट एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है और कोई पुलिस ऑफिसर उस समय नहीं मिल पा रहा है, तो जो वारंट इशू करने वाली कोर्ट है किसी अदर पर्सन या पर्सन्स को डायरेक्ट कर सकती है कि आप इसको वारंट को एग्जीक्यूट करिए। तो दो बातें निकल के आई कि वारंट पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऑर्डिनरी कोर्स में होता है और स्पेशल केसेज में जब वो नहीं मिल पा रहा पुलिस ऑफिसर तो किसी भी अदर देन पुलिस ऑफिसर को भी एग्जीक्यूशन के लिए दिया जा सकता है। ओके, तो फिर अब ये होता है। अब ये क्या वारंट एक ही ऑफिसर जिसका नाम लिख दिया गया है कि आप वो करिए वही करेगा? नहीं, वारंट जैसे मान लीजिए भेजा ACGM फर्स्ट ने लखनऊ के और DM लखनऊ को या SP लखनऊ को, तो अब SP थोड़े जाएगा उसको तामिला करने। SP क्या करता है, उसको इंडोर्स कर देता है, मिस्टर CO फला आप वो कराइए। CO क्या करेगा, फिर नीचे अपने थाने वाले को देगा। तो इस तरह से क्या होता है, इंडोर्समेंट के थ्रू सुपीरियर नीचे वाले को करता है और जाके वो उसको कर रहा है। इसीलिए आप 72(2) में देखिए कि ये कहता है कि वारंट जो है मोर देन वन पर्सन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है और वो सब के सब उसमें लग सकते हैं वारंट को एग्जीक्यूट करने में, या उनमें से कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, अब आप यदि मान लो पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूट करना है तो इसीलिए ये जो आपका 72 का 2 है उसको और एक्सप्लेन कर देता है 74 कि जब पुलिस ऑफिसर को वारंट एग्जीक्यूशन के लिए दिया गया है तो वो किसी अदर पुलिस ऑफिसर को भी उसको थ्रू इंडोर्समेंट, थ्रू डायरेक्शन, अपने निर्देश या पृष्ठांकन से दूसरे ऑफिसर को दे सकता है। तो आपने देखा 72 में के 2 में जो है वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये करता है। और 73 ये कहता है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करता है, इसी के लिए इसमें पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक जुडिशियल ऑफिसर की भी बात करता है। तो ये आता 73 थोड़ा अलग है। ये देखें कि CGM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये जो कोई अपराधी है, कन्विक्टेड है लेकिन भाग गया है, पहली श्रेणी। दूसरा, या तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, या जो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज है और साथ ही साथ गिरफ्तारी से बच रहा है।
तो उसको अरेस्ट करने के लिए वो आप यदि वो सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अपने जुरिस्डिक्शन में उसको कंप्लायंस कराना है तो किसी को भी दे सकता है, एनीबॉडी। यानी कि 73 सीजीएम और एफ सीजीएम को यदि वो कन्विक्टेड है, भागा हुआ है, प्रोक्लेम्ड है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से अपने को बचा रहा है, तो ये 3 कंडीशन में अपने जुरिस्डिक्शन में वो किसी को भी दे सकता है अदर देन पुलिस ऑफिसर को। और फिर जिसको दिया जाएगा वो फिर पीछे के सेक्शंस में जो डायरेक्शंस है उसके हिसाब से उसका कंप्लायंस कराएगा। 74 पे हम लोग अभी डिस्कस किया। अब 75 और 76 देखें। जो इस 75 और 76 के प्रोविज़न आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी अपने वैलिडिटी लेते हैं, उसी स्प्रिट पे हैं, और आप पीछे के हम लोगों ने अरेस्ट में जो डिस्कस किया था उससे भी है। 75 ये कहता है उसको, जिस आदमी को थ्रू वारंट अरेस्ट किया जाना है। आप देखिए, मैंने कहा था ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट वो हम लोग पीछे 41 से 60 तक पढ़े। अब विथ वारंट अरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ भी उसको आपको कारण बताना था, ग्राउंड बताना था, और यही बात आपको इधर ये भी कर रहा है। वहाँ भी 57 में 24 घंटे में प्रोड्यूस करना था, यहाँ 76 में करना है। वहाँ पे 50 में था जहाँ वारंट उसको जो है वो ग्राउंड बताना था। उसी तरह 75 में है कि जब अरेस्टिंग पर्सन आइदर पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन वो एग्जीक्यूट कर रहा वारंट को, तो जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा हो उसको उसका बेसिक क्या ग्राउंड है, क्या सार है उसका, वो उसको बताएगा। जो उसका मेन सबस्टांस है वो उसको सूचित करेगा। और यदि वो कहता है कि मैं नहीं आप झूठ बोलने लाइए, दिखाइए वारंट जैसा आपका, तो वो उसको दिखाएगा ही। तो 75 ये अरेस्ट पूछ दिया कभी अरेस्टेड पर्सन का के राइट्स। तो वो अरेस्ट वाले में जो हम लोग देखे थे उसमें आपके ये भी राइट है। तो फिर 76 में ये है कि एग्जीक्यूट किया आपने, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने वारंट इशू किया है कि हमारे सामने लाओ। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वही 57 वाली पोजीशन है कि 24 घंटे आपके पास समय है, आप बहुत मैक्सिमम 24 घंटे डिटेन कर सकते हैं। और उस 24 घंटे में से केवल आपको छूट इतनी मिलेगी कि जर्नी टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा उसमें। तो इस तरह से 76 में हो गया। अब आता है कि वारंट का एग्जीक्यूशन कहाँ हो सकता है। तो ये भी वही है कि वारंट तो पूरे विद इन इंडिया कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर को कोई एनवीडब्ल्यू का वारंट दे दिया गया है मिस्टर एक्स को पकड़ने के लिए। अब मिस्टर एक्स लखनऊ में नहीं है, बनारस में है या मुंबई में है, तो अब ये जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला है वो कहीं से भी उनको अरेस्ट कर सकता है। अब वो बाहर में अरेस्ट करता है तो उसके लिए भी प्रोसीजर है कुछ, आगे हम लोग उस पर आएंगे। फिर वो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि वहाँ के लोकल पुलिस की मदद लेगा, लोकल थानेदार होगा उसको बताएगा, या वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, पुलिस कमिश्नरी है तो पुलिस कमिश्नरी को, या डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है उसको। तो ये आएगा। अभी हम लोग आएंगे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लीगल डिस्कशन का काफ़ी वो रहता है, ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड। ये वर्ड इसमें यूज नहीं है सीआरपीसी में, बट लॉ जनरल्स में, एकेडमिक डिस्कशंस में धड़ल्ले से ही चलता है। तो उसका प्रोविज़न कहाँ है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग अभी उस पर चर्चा करेंगे। तो आपका ये 77 में अब यह है कि ध्यान रखना है कि वारंट का एग्जीक्यूशन इंडिया में किसी भी प्लेस में किया जा सकता है। तो आसान है चीज़ें, बस आपको क्या करना है कि कोरिलेट करके और दिमाग में पढ़ के बिठा लेना है, और बस सतर्क ये रहना है कि कहाँ पे गलती हो सकती है वो ना हो पाए। तो और
77। अब मैंने अभी आप लोग से चर्चा की कि ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट बेल, तो ये प्रोविज़न है कहाँ? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांजिट बेल और या ट्रांजिट रिमांड की बात आएगी तो दो सेक्शन पिक्चर में आएंगे, 78 और 81। तो 78 अलॉन्ग विथ 81, जो उसमें ट्रांजिट बेल होता है 81 में होता है, ट्रांजिट रिमांड जो होती है वो 81 में होता है। 78 से उसको वो रिलेटेड है, वहाँ से उसको पावर मिलती है। तो ये 78 और 81 को मिला के आप देखेंगे कि ये ट्रांजिट बेल या ट्रांजिट रिमांड। अब ये है क्या? ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड क्या है? ट्रांजिट बेल और रिमांड ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है या अरेस्टिंग आदमी पर्सन है, वो वारंट को एग्जीक्यूट करने जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट की, उसके बाहर गया हुआ है, बाहर गया है। यदि वो बेलेबल ऑफेंस है तो और कोर्ट का डायरेक्शन है 71 के हिसाब से कि इतना सिक्योरिटी, इतना पीवी, इतनी ज़मानत लेके आप उसको छोड़ देंगे, तो वहाँ छोड़ देगा। यदि वो अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबल है, तो क्या करेगा? नॉन अवेलेबल है तो उस कंडीशन में उसको कोर्ट सीजीएम या सेशन जज के सामने ले जाना पड़ता है। अब क्या सीजीएम और सेशन जज के सामने ले जाना मैंडेटरी है? ऐसा कुछ लैंग्वेज से नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ले जाया जाता है। अब वो होता क्या है कि और भी मैंडेट है, 57 का, 70 ये आपके 6 का मैंडेट है। तो ये कहाँ जाएगा? आप उसको अरेस्ट कर लिए हैं दूसरे ज़िले में, काफ़ी दूर किया है आपने, तो वो अब उसको और कोई जिस कोर्ट ने उसको इशू किया वहाँ ले जाने में समय लग सकता है ज़्यादा, 24 घंटे एक्सीड कर जाएगा, तो उसकी मजबूरी है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। ये बात इसमें नहीं लिखी है 78 और 81 में, बट चीज़ें आप देखिए। तो क्या करेगा? वहाँ ले जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, नॉन अवेलेबल है तो मजिस्ट्रेट क्या होता है कि कोर्ट ने जो वारंट इशू किया है और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, तो उसको कंसीडर करेगा और फिर उसके बाद यदि पाता है कि हाँ ये सही है अरेस्ट, और बेल नहीं देता है, वहीं पे वो बेल भी दे सकता है। बेल देगा तो ट्रांजिट बेल होगा। ट्रांजिट बेल का मतलब कि ठीक है, यहाँ से पुलिस आपको पकड़ के नहीं ले जाएगी, लेकिन कोर्ट ने जो डेट फिक्स हुई है आप हमको दे दीजिए जमानत, और वहाँ जाके फिर उस तारीख को हाजिर हो जाइएगा। और ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये है कि साहब ये इसको 24 घंटे में पहुँचना मुश्किल है और ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, तो इसको हम ले जा रहे हैं, इसका डिटेंशन इलीगल ना हो, इसलिए उसको आप रिमांड कर दीजिए। तो ले जाएगा फिर वहाँ पे जो जिस कोर्ट ने उसको इशुएंस वाली जो कोर्ट है वहाँ पे ले जाएगा, उसको पेश करेगा। तो ये दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिट बेल एंड ट्रांजिट रिमांड। अब प्रोविज़न में आए, तो प्रोविज़न में आप आइए तो देखिए, यदि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो और आसान होगा, लेकिन मेरे इस क्लास के बाद ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टेक्निकल सेक्शन है कि और डिस्कशंस में अक्सर आते हैं, पूछते हैं। तो आप 78 का वेयर एक्ट खोलें और आप देखिए, ये है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, ये 78 का है। यानी कि जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बात इसमें आ रहा है आउटसाइड, यानी आउटसाइड मतलब अपने क्षेत्राधिकार के बाहर का। तो अब कोर्ट के बाहर वो एग्जीक्यूट करना है, और उसमें कोर्ट क्या करती है कि आपने पहले देखा कि वो बाहर कराना है तो पुलिस ऑफिस को देने के बजाय वो क्या करती है कि वहाँ मजिस्ट्रेट को भेज देती है। 78 ये कह रहा है कि और थोड़ा विस्तार करता है कि बाय पोस्ट वो भेज सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जिस ज़िले में अरेस्ट किया जाना है ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, या वहाँ के एसएसपी को,
या कमिश्नरी प्रणाली है पुलिस कमिश्नरी तो पुलिस कमिश्नर को 3 ध्यान रखना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और पुलिस कमिश्नर, सब या करके है, इनको भेज सकता है। और अब जब उनके पास जाएगा तो वो उसका इंडोर्समेंट करते हैं, और इंडोर्समेंट करके क्या करते हैं कि जो पहले प्रोविज़न आया, पहले प्रोविज़न मतलब कि जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो किसी और को फर्दर इंडोर्स करते हैं कि इसका कंप्लायंस किया जाए। तो 78(1) ये कहता है। 78(2) में आती है कि ये 78(1) में जो बातें हैं, जो कोर्ट ने अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया, उसी के साथ जानकारी का सार जो इन्फॉर्मेशन है उसको समरी फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी लगा दिया है, ताकि कि सेक्शन 81 में जब आप उसको पेश करें तब वो दूसरी कोर्ट जहाँ पे पेश किया गया है वो ये समर्थ हो सके, वो कैपेबल हो सके कि उसको बेल आउट करें या नहीं, तो ये वारंट के साथ भेजेगा। तो ये 78 में भेजेगा इतना मटेरियल उसके साथ, ताकि जिस कोर्ट में वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी या पुलिस कमिश्नर एग्जीक्यूट करवा के पेश करवाता है तो उस कंडीशन में वहाँ सीजीएम के कोर्ट में वो करा। तो 78(2) के बाद हम लोग सीधे आते हैं 81 में। 81 में देखें कि जो अरेस्ट आपने सही किया, जिस आदमी को कोर्ट ने इशू किया था अरेस्ट करने के लिए, उसी को वो किया, तब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उसको उस कोर्ट में जिसने भेजा था वारंट, वहाँ पे कस्टडी में भेजने का डायरेक्शन देगा, जिसके थ्रू उसने जो उनका सबऑर्डिनेट होगा, कंप्लायंस किया होगा उसको। अब ये प्लेन बात है कि भाई आर्डर दिया उस कोर्ट ने, A+ के मतलब ACT के मजिस्ट्रेट ने भेजा कंप्लायंस के लिए आपको X सिटी में इन फला कैटेगरी के किसी एक के पास, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, और तो फिर वो ACT के जो प्रिस्क्राइब कोर्ट है उसमें भेजेगी। ये तो सिंपल चला। अब लेकिन 78 का 2 ये कहता है कि यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस है या कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें बेल भी कंसीडर हो सकता है, तो फिर इतना मटेरियल भेजा रहे, जब भी वारंट भेजे तो उसके साथ कि ये समरी है कि ये इस तरह से इसने किया है, और मान लो अपराध का है और फला धारा में है और ये एलिगेशन है, FIR की कॉपी लगा दिया, और फिर उसके बाद वो चला गया। तो उसको कंसीडर करके कोर्ट यदि बेल पे विचार करना हो तो वो करे। तो 78(2) से फिर निकला। अब प्रोविजो में आता है आपका ये जो ट्रांजिट रिमांड या ट्रांजिट बेल। तो अब जो 81 का जो प्रोविजो है, पहला 2 प्रोविजो है कि यदि वो बेलेबल है, बेल देने के लिए रेडी है, और जो ये कैटेगरी तीनों में से यानी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SSP या पुलिस कमिश्नर, वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि 71 के जो डायरेक्शंस हैं कोर्ट ने दिए हैं वो फुलफिल है, तो वो उसमें उसको वहीं पे छोड़ देगा और जो पेपर होगा वहाँ पे भेज देगा। लेकिन दूसरा जो प्रोविजो है ये कहता है कि अब मामला टिपिकल तब हो गया जब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये कहता है परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानती है तो धारा 437 मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल कंसीडर होता है, ठीक, अदर देन सेशन कोर्ट और अदर देन हाई कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 437 मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बेल से रिलेटेड है। तो कहता है यदि अपराध अजमानती है तो 437 के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 437 सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई सेशन जज के लिए
धारा 78(2) में जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट दिया गया था उसको कंसीडर करने के बाद उस आदमी को छोड़ देना लॉफुल होगा। तो छोड़ेगा कैसे? बेल के थ्रू, 437 के उपबंधों के अधीन। तो यहाँ पे क्या छोड़ दिया? तो अभी रास्ते में छोड़ दिया ना, जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया वहाँ तो पहुँचा नहीं, तो इसीलिए वो ट्रांजिट, यात्रा के लिए जमानत, तो वो ट्रांजिट बेल हो गया। और यदि नहीं छोड़ता तो क्या करता? उसको रिमांड को ग्रांट करता, स्वीकार करता। तो वो जो लेके जाता अरेस्टिंग ऑफिसर, वो क्या होता? ट्रांजिट रिमांड पे उसको लाता वहाँ पे, फिर उसका रेगुलर वहाँ पे रिमांड होता या उसका रेगुलर बेल होता। तो 78(2) और 81 का सेकेंड प्रोविजो मिला के आपका क्या हो गया? ये ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट ये है। 81 का 2 ये कहता है कि 71 में जो निर्देश है कि बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर भी यदि आया है तो वो भी उसको बेल और जो सिक्योरिटी वगैरह लेके छोड़ सकता है। तो हम लोगों ने देखा 78 अलॉन्ग विथ 81। अब बीच में आता है 79। 79 कहता है कि आपने पुलिस ऑफिसर को वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है तब। तो देखो 79 में क्या होता है? पुलिस ऑफिसर गया है, अपने एरिया से बाहर गया हुआ है, दूसरे ज़िले में गया, दूसरे क्षेत्र में गया, दूसरे स्टेट में गया है, तो करना ये पड़ता है कि जिस क्षेत्र में गया है वहाँ के SHO या SO को या उनसे सीनियर ऑफिसर को सूचित करता है, और फिर वो इंडोर्स करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस वहाँ की मदद करती है, और फिर जाके आप वारंट को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर जाते हैं। प्रॉपर तरीका तो ये है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हम पुलिस ने परमिशन के चक्कर में पड़ी तो गिरफ्तारी संभव नहीं रह जाएगी। तो उस कंडीशन में भी आपका 79(3) कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि फिर जाके उस थानेदार को या उसके बड़े अधिकारी को बताया जाए और इस तरह से किया जाए। तो ये एक प्रोविज़न जनरल करता है। जनरली पुलिस क्या करती है? जाती है अरेस्ट करने, लोकल पुलिस को बताएगी तो डर भी रहता है कहीं लीक ना हो जाए, तो नहीं बताती है, बाद में फॉर्मेलिटी कर लेती है वहाँ मिल के और वो सब चल जाता है। तो इस तरह से 80 ऐसे ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत उतना वो नहीं है। फिर तो 81 के बाद अब तीसरा C आता है। तो अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है बताएं? सम्मन और वारंट हम लोग ने ऑलमोस्ट कर लिया, और काफ़ी ये एक जानकारी आप लोग अपना और उसको कर लें। जिन्हें पता है वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो ये कि ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड कहाँ है। तो मेरी बात सबको आ रही है समझ में? तो फिर आगे बढ़ा जाए। क्या हुआ? आप लोग कुछ बता नहीं रहे हैं कि भाई कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा हो तो आगे बढ़ा जाए कि पीछे ही चला जाए? तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि सबको ठीक लग रहा है। और देखिए, इससे प्री का एक सवाल नहीं निकलेगा, मतलब कि बाहर नहीं निकलेगा, आपके हाथ से नहीं निकलेगा। आप देखें क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के आए होंगे किसी एग्ज़ाम में, तो इस पर ऑलमोस्ट जो बेस है वो सारी आ जाएगी। और इस पे अभी आपका कोई केस लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे केस लॉ आपके ट्रांजिट बेल पे पड़ेगी, तो ट्रांजिट बेल ट्रांजिट रिमांड पे तो अभी उस लेवल की आवश्यकता है नहीं कंपटीशन के लिए। ओके, तो अब हम लोग आते हैं तीसरे पार्ट पे। तो एक 10 सेकेंड का मैं पानी पी लूँ। अब देखिए 80C पार्ट C ऑफ द चैप्टर 6 का ग। ये बंच क्या हुआ? 82 से लेके 86। एक बार ये क्वेश्चन पूछा है
कि उद्घोषणा और कुर्की का प्रावधान है 81 से लेके 87 तक, 82 से लेके 86 तक, और ऐसे ही बना के तो आपको सतर्क रहना है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप जब भी जिस चीज़ को भी पढ़ने की कोशिश करिए तो देखिए, मैंने शुरू पहले ही इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने कहा था कि कोई चीज़ देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि उसका रंग रूप कैसा है, ताना बाना क्या है। तो रंग रूप ताना बाना का मतलब यही हुआ कि पहले देखने से पहले एक नज़र देख लिया जाए ना कि ये है क्या, मोटा मोटा। हमने चैप्टर उठाया, चैप्टर 6, तो देख लिया उठा के, हाँ भाई ये देख लिया, अपना लिख लिया वहीं पे बेयर एक्ट में ही ऊपर 61 to 90। फिर इसको देखा 4 पार्ट में है, इसको भी दिमाग में बिठा लिया, कॉर्नर में लिख लिया, ताकि रिवीजन करना और ध्यान हो। अब वो जब आपने 4 पार्ट में बांट लिया तो 61 से लेके 90 तक के सारे सेक्शन आपको याद नहीं होंगे, लेकिन ये 4 पार्ट में आपने बांट लिया तो आपको ये बड़ी आसानी से पहले फेज में याद हो जाएगी कि 61 से 69 सम्मन, 70 से लेके 81 वारंट, 82 से लेके 86 तक प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और कुर्की। और उसके बाद सेक्शन बचते हैं 4, 87 से लेके 90 वो मिसलेनियस है, अदर रूल्स है, जिसमें 87 याद रखना है, कभी कभी सेपरेट वो पूछ देता है कि संबंध के साथ साथ वारंट कब जारी किया जा सकता है, मेंस में भी पूछता है। तो आपको ये इस तरह से क्लियर हो जाएगा। और फिर जो है ये है, तो ये आते हैं। अब मैं जब 82 से 86 में तक की चर्चा करूं तो दिमाग बिल्कुल आप लोग खुला रखिएगा, और एक बार इसको अपने माइंड में एक आपने सेटअप बना लिया तो हमेशा बना रहेगा। देखिए, उद्घोषणा क्या है? एक तरह की घोषणा है कि भाई आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, आपसे मिलने की कोशिश की जा रही है और आप आ नहीं रहे हैं, और एक दिन ये सर्टेन डेट पे, आप स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक प्लेस पे यदि नहीं आते हैं तो फिर मान लिया जाएगा कि आप जानबूझ के भाग गए हैं और बच रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि आप फरार हो गए, मफरूर हो गए, और जो है एब्सकॉन्ड कर गए। तो ये है। अब देखिए, ये उद्घोषणा और कुर्की में पहली चीज़ देखनी है। 82 में आप देखिए, इंटर करने से पहले कि कहता है कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। यहाँ क्या अभियुक्त लिखा हुआ है, अपराधी लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, पर्सन वर्ड किया है। और आप देखिए, जब आप जैसे पर्सन लीगल फील्ड का कोई व्यक्ति है तो पर्सन में और अपराधी में, एक्यूज्ड में अंतर तो करेगा ही। पर्सन यूज होने से और सिटीजन यूज करने से आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक का कैलकुलेशन बदल जाता है कि कौन से फंडामेंटल राइट किसको मिले हैं, सिटीजन्स को, नॉन सिटीजन्स को। तो पर्सन वर्ड में दोनों आ गया। यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन में एक्यूज भी हो सकता है, अदर देन एक्यूज भी हो सकता है। तो क्या विटनेस हो सकता है? विटनेस भी आ सकता है। भाई, कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, कोई इंक्वायरी हो रही है और कोर्ट चाहती है कि आप हमारे सामने आइए। हमने आपको सम्मन इशू किया, आप नहीं आए, चलो हमने फिर भी आपको BW इशू किया, अवेलेबल वारंट, आपने फिर जमानत वगैरह दे दी, निजी मुचलका भर दिया, पर्सनल बॉन्ड भर दिया, फिर नहीं आए, तो फिर तो वारंट इशू किया NBW, फिर भी आप बच गए, निकल गए, छुप गए। तो अब कोर्ट के पास क्या बचा? एक अंतिम हथियार कि पब्लिक के बीच में ये मैसेज जाए तो आपको उन्होंने फरार घोषित करने के लिए एक दे दिया कि यदि आप नहीं आएंगे तो फिर आप इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो 82 में यही प्रोक्लेमेशन होता है। तो न केवल एक्यूज, ऑफेंडर, बल्कि विटनेस का भी हो जाए। तो पर्सन वर्ड को दिमाग में रख लेना है।
एक भ्रम रहता है पढ़ते समय ये कि केवल अपराधियों के लिए है। नहीं, किसी एनी पर्सन जो कोर्ट के बुलाने के बावजूद नहीं आ रहा है, तो ये है। अब आप ये देखिए कि मान लो कोई आयु है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो क्या कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब आपको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और बिना वारंट के उसने गिरफ्तार करने की कोशिश की, ढेर सारी दबिश दिया। दबिश का मतलब वहाँ पे जाके छापेमारी टाइप का कि वो पकड़ लिया जाए, तो रेड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उन्होंने दबिश दी। अब उसके बाद तब भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेगा? वही कोर्ट में आएगा, 82 के लिए प्रेयर करेगा। लेकिन यहीं पे एक टेक्निकल है, दिमाग में ये आता है कि जब बिना वारंट के उसको अरेस्ट करने का कॉग्निजेबल मैटर में राइट है, तो क्यों पहले NBW मांगने आएगा? अब इसी जानकारी के ना होने के वजह से क्या होता है कि आयु आता है कोर्ट में, एप्लीकेशन देता है कि 82-83 जारी कर दीजिए। तो यहाँ बीइंग ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोर्ट का अधिकारी या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सबमिट करता है, वो ऐसा नहीं करता। उसको करना ये चाहिए कि 82 का प्रोविज़न संज्ञान में लाना चाहिए, जो ये कहता है कि जिस कोर्ट को प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा जारी करनी है, वो तभी जारी करेगा जब उन्हें उसी कोर्ट ने पहले NBW जारी कर रखा हो, नॉन अवेलेबल वारंट। तो ये आपका कंडीशन प्रेसिडेंट है, ये पहले जो है पूर्वभाव्य शर्त है, यानी पहले ये पूरा होना चाहिए कि NBW जारी किया हो, तभी वो जाके 82 जारी कर सकता है। तो ये मैंने टू बी वेरी क्लियर, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जिसको गलती की संभावना हर स्टेज पे, हर लेवल पे, हर वो ये रहती है, तो उसको करेक्शन करना है आपको जब कभी भी आप एक्चुअल फील्ड में हैं, अधिकारी हैं, बनते हैं, तो ये अभी से ही आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्या करना है कि यहाँ 82 के बारे में, 82 एक अलग टाइम लेने वाला है, प्रोविज़न ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट टेक्निकल है, और आप इत्मीनान और ध्यान लगाएं तो देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसकी टाइटल क्या है 82 की? फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन। तो पर्सन वर्ड आ गया, इसका मतलब ये केवल किसी अपराध से संबंधित व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल अभियुक्त के लिए नहीं, अभियुक्त भी इसमें है। और इस 82 के आपको देखें कि कुल 5 पार्ट है, 82 में 5 उपधाराएं हैं, 1 2 3 4 5। तो 82 का जो 4 है वो ये थ्रू अमेंडमेंट इसमें ऐड किया गया है 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से, और इसमें पहली बार केवल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वर्ड आया, अभियुक्त व्यक्ति आया। और यहाँ जो अभियुक्त है वो IPC की सारे धाराओं का अभियुक्त नहीं है, वो इस 4 में 82-4 में जो दिया गया है, बड़े बड़े हीनियस ऑफेंसेज हैं, 302, 304, 364, 67, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 97, 98, 399, 400, 402, 436, 449, 450, 460, ये सब हीनियस ऑफेंसेज हैं। इस सेक्शन के जो पनिशमेंट है उसका कोई एक्यूज है, तब के लिए बात करता है कि उसको डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात जब आएगी तो आएगा 82 का 4। प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डिंग पर्सन के लिए आएगा प्रोक्लेमेशन, तो आपका 82 1 2 3
आएगा। ठीक है, तो 1 से 5 तक में 1 से 3 तक बात डील करता है ये एब्सकॉन्डिंग पर्सन, ये जो फरार व्यक्ति, और ये आपका 82 का 4। अब जो 82 1 2 3 है वो उसमें दोनों है, अभियुक्त भी है, गवाह भी है, कोई भी है जिसने कोर्ट के प्रोसेस का आदेशिका का पालन नहीं किया है। और 82 4 और 5 ये है प्रोक्लेम्ड अफेंडर की बात करता है, उद्घोषित अपराधी की बात करता है। तो ये है, यहाँ पे आपने मोटा मोटा एक बना लिया। फिर आपने ये बना लिया 82 जारी नहीं करेगी कोर्ट जब तक कि NBW जारी नहीं है। और जहाँ ये स्टार्ट होता है, आप देखिए कि यदि कोई कोर्ट चाहे एविडेंस हुआ हो नहीं हुआ हो और उसको बिलीव करने का रीज़न है, उसके पास विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, यानी कि पहले पिक्चर में आया जिसके विरुद्ध ऑलरेडी वारंट इशू किया गया रहा हो। ठीक है, पर्सन अगेंस्ट हुम ए वारंट हैज़ बीन इशूड। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि जिसके अगेंस्ट में पहले वारंट इशू हुआ हो उसी के अगेंस्ट में 82 हो सकती है। यदि नहीं होती है तो ये आपका लाफुल नहीं होगा। तो ये कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। ठीक, फरार हो गया है तो छिपाई हुआ है, नहीं मिल रहा है, या है तो लेकिन छिपा रहा है अपने को। और इस तरह करने के वजह से जो वारंट है उसका एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जो कोर्ट ने वारंट इशू किया था वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तब ये 82 क्या करती है कि एक पब्लिकेशन करती है। कोर्ट के आर्डर से एक इन राइटिंग पब्लिकेशन होता है कि भैया तुम स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक डेट में, और जो पब्लिकेशन है उसमें के 30 दिन के भीतर तुम हाजिर हो जाओ, वरना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यह है कि कता लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा। तो 82(1) क्या है, पब्लिकेशन की बात करता है जिसके विरुद्ध, और पब्लिकेशन किस बात के लिए कि हाजिर होने के लिए, हाजिर होने के लिए अपना स्पेसिफिक डेट और प्लेस पे। तो ये उसके लिए उद्घोषणा की बात करता है, लिखित। तो यह होगा। अब 82(2) प्योरली रिलेटेड विथ पब्लिकेशन है। तो पब्लिकेशन कैसे हो सकता है, तो उसका आपका 82(2)(1) में ABC 3 तरीके हैं, और 82(2) इटैलिक 2 में आपका एक तरीका और भी है, वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। और 3 आपका तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या है कि जहाँ पे बच्चू रहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स में, वहाँ के किसी सहज दृश्य स्थान कॉन्सिपिक्वस प्लेस पे उसको चस्पा कर पढ़ा जाएगा। रीडिंग, तो पहला आता है रीडिंग। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे रीडिंग की जाते हैं, तो इसको कहा जाता था डुगडुगी बजवाना। जो आदमी वारंट होता था और नहीं, पुलिस भी दबिश दे के थक गई रहती तो वहाँ पे डुगडुगी बजवाया जाता था, और पुलिस अधिकारी पढ़ता था कि फला व्यक्ति या मिस्टर ए को फला कोर्ट में इस तारीख को इतने बजे हाजिर होना है, हाजिर नहीं होंगे तो उनका के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई, चल अचल संपत्ति उनकी जब्त की जाएगी। तो ये दैट इज कॉल्ड डुगडुगी। और यहाँ पे वही चीज़ क्या हुआ, रीड करेगा, पब्लिकली रीड। तो पहले को आपको एक वर्ड याद में रखना, 2 का रीड, गुड, सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली उसको पढ़ना। तो इसको डुगडुगी कहा जाता था। दूसरा है चस्पा, तीसरा भी चस्पा है। दूसरा चस्पा कहाँ है कि जहाँ पे वो रहता है ऑर्डिनरी कोर्स में, उसका कोई मकान होगा, कोई जगह होगी, वहाँ पे जो आसानी से दिख जाए तो चस्पा हो जाए। गांव में यदि पुलिस गई कहीं चस्पा कर दी तो वैसे ही सब लोग देखने चले आते हैं।
तीसरा तरीका ये कि जिस कोर्ट ने उसको इशू किया है वहाँ पे उनका एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे भी लगा दी जाएगी जहाँ आसानी से दिख सके, तो ये होगा। तो 3 तरीके तो ये मैंडेटरी हैं। चौथा तरीका ये है कि कोर्ट यदि ठीक समझती है तो लोकल जो न्यूज़पेपर उस एरिया में सर्कुलेट होता है वहाँ पे कहेंगे कि ये आप वहाँ पे भी पब्लिश करिए। जब इतना करके, इसका कंप्लायंस करके जब वो आईओ लाता है कोर्ट में तो वो देखती है, तब इसके बाद वो जाके फिर 83 की तरफ बढ़ती है। जब 83 जारी करना होगा तो सारा देख लेगा कि 82 का कंप्लायंस हो गया नहीं। तो ये आपका 82 एक पब्लिकेशन की बात करता है, 82(2) कहता है कैसे पब्लिकेशन होगा। 3 मैंडेटरी है, चौथा ऑप्शनल है, लेकिन आजकल किया ही जाता है। फिर 82(3) ये कहता है कि ये जो हुआ है पब्लिकेशन, जो घोषणा की गई है वो क्या इफेक्ट रखेगा। तो ये कहता है कि जब ड्यूली पब्लिकेशन हो जाता है इस ऊपर बताए गए तरीके से, तो एक एक्सक्लूसिव एविडेंस इस बात का हो जाता है कि 82 में जो कंप्लायंस जिस तरह से होना है उसको कंप्लायंस कर दिया गया है, और जो डेट बताई जाती है उसमें उसके पब्लिकेशन की उस तारीख से वो इफेक्ट में आ गया। तो आपका ये 82(1), 82(2), 82(3) ये उद्घोषणा की बात आ गई। 4 पे मैंने पहले ही कहा कि ये बात करता है कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर की। तो ये मैंने जिन धाराओं का नाम दिया था कि जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा आईपीसी के इन हीनियस ऑफेंसेस के तहत पनिशेबल ऑफेंस का कोई अभियुक्त है उसके बारे में है, और वो यदि स्पेसिफिक प्लेस जो बताया कोर्ट ने, स्पेसिफिक टाइम जो बताया है उस पर यदि वो वहाँ पे हाजिर नहीं होता है, तब कोर्ट क्या करेगी, ये देखेगी कि जो उसके आदेश हैं उसका किस कंप्लायंस ढंग से हुआ या नहीं है। तो उसको इसीलिए कहा कि जांच करेगी। इतना होने के बाद वो जांच कर लेगी और पाती है कि हाँ ये सब हो गया है, तब उसको डिक्लेयर कर देगी कि यू आर प्रोक्लेम्ड अफेंडर, तुम उद्घोषित अपराधी हो। ठीक है, कि आपको उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है ताकि कानून आगे अपना काम कर सके। अब ये है जो 5 ये कहता है 82(5) कि ये जो 4 में जो डिक्लेरेशन होगा उसमें जो प्रोसीजर आपका 2 और 3 में था, 82 2 और 3 में, वही पब्लिकेशन और ड्यूली है कि नहीं है वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो बात ये क्लियर हुई सबको कि 82 के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि सेम कोर्ट ने NBW जारी किया हो। दूसरा कि 82 की कार्रवाई न केवल अभियुक्त बल्कि किसी अन्य व्यक्ति जैसे कि साक्षी वगैरह के विरुद्ध भी हो सकता है। तीसरी बात, ये फरार व्यक्ति की बात करता है तो दोनों उसमें आते हैं। फिर इसके नेक्स्ट बात ये आती है कि उद्घोषित अपराधी 82(4) में है। फिर आपने ये देखा कि मैंडेटरी प्रोविज़न क्या है कि जब आप उद्घोषणा करते हैं तो उद्घोषणा के लिए पब्लिकेशन करना पड़ता है। पब्लिकेशन 3 तरीके से होगा, पहले पढ़ी जाएगी सार्वजनिक तौर पे जिसको डुगडुगी कहते हैं, फिर उसके बाद उसका कोई घर जो कोई भी प्लेस हो जहाँ पे वो आमतौर पे रहता हो वहाँ पे चस्पा किया जाएगा। फिर कोर्ट में जो कोर्ट हाउस है वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे चस्पा किया जाएगा। 3 और कोर्ट समझती है तो लोकल न्यूज़पेपर में उसको ये किया जाता है। जब इस तरह से कर दिया है, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है एक छोटी मोटी जांच करके, तब वो डिक्लेयर कर देगी कि ये एब्सकॉन्डिंग पर्सन है या प्रोक्लेम्ड अफेंडर है। यदि 82(4) की धाराओं में आता है तो वो आपका तो ये 82 आपका हो गया। तो मैंने कहा ना कि आप जब कभी भी यदि लीगल फील्ड में किसी बढ़िया पद को होल्ड करते हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि NBW यदि नहीं जारी है तो 82 जारी नहीं हो सकता। और मैंने उसका कहा कि लॉजिकल फैलेसी
ये होता है कि भाई जब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट से गिरफ्तार कर सकता है तो उसको एनवीडब्ल्यू फिर कोर्ट से लेने की क्या ज़रूरत है। तो ध्यान देना है कि ये पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है, एक्यूज्ड नहीं यूज़ किया गया है। तो उसमें केवल यही नहीं है कि वो अपराधी रहा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे है। तो इसलिए अब आपका 82 हो गया। क्या 83 जो कुर्की की बात करती है, कई बार बहुत बार ये आता है। आप देखिए ये सेक्शन, इतनी डेप्थ की बात ही छोड़िए, सेक्शन बहुत बार पूछता है कि कहाँ प्रोक्लेमेशन किस सेक्शन में है और अटैचमेंट कुर्की किस सेक्शन में है। तो सेक्शन भी मिस नहीं करना है। सेक्शन के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको 15 मिनट कम से कम जो भी बेयर एक्ट हैं आपका, चाहे सीआरपीसी है या वो है, तो बार बार देखते रहें और कुछ सेक्शंस उसमें जो आपको ज़रा सा भी इम्पॉर्टेंट लगता है उसको ज़रूर ध्यान में बिठाने की, एक लॉजिकली एक माइंड में सेट करने की ज़रूरत है। अब 82 के बाद आता है 83 कुर्की के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ आता है कि क्या कुर्की बिना 82 के कार्रवाई के संभव है? उत्तर क्या आएगा? नहीं संभव है, नहीं संभव है। तो 82 फिर से बता दीजिए अभिजीत कुमार तिवारी जी। एक 174 ए पे भी आएंगे हम लोग, वो तो है ही है, इसके साथ जो है जुड़ा हुआ। 82 पे आप लोग चाहते हैं कि फिर से चर्चा किया जाए। ओके, 82 में जब चर्चा करना है, 82 में मैंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 82 क्या बात करती है? उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन की बात करती है। और ये प्रोक्लेमेशन किस लिए है? किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए, कंपेल करने के लिए, विवश करने के लिए। 82 का टाइटल आपके सामने आया तो मैंने कहा कि ये टाइटल इसका क्या है? एब्सकॉन्डिंग पर्सन, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, या फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। मैंने कहा कि ये फरार अपराधी शब्द इसमें नहीं आया, फरार व्यक्ति शब्द आया। तो 82 आपका न केवल अभियुक्त के विरुद्ध जारी हो सकता है, बल्कि अभियुक्त के अलावा भी किसी व्यक्ति जो न्यायालय के आदेशिकाओं, सम्मन, वारंट वगैरह का के बावजूद कोर्ट में नहीं आया है, उनके खिलाफ भी हो सकता है। ये गवाह बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं आ रहा है, लिख के भेज देता है कि हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, परमिशन नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट फिर 82 जारी कर देती है। तो 82 जारी करेगी तो भाग के आएंगे वो। तो यानी कि ये अभियुक्त के अलावा विटनेसेस के खिलाफ भी जारी हो सकता है। अब 82 की जहाँ स्टार्टिंग होती है, मैंने आपको बताया कि 82 जो जिस कोर्ट के द्वारा 82 की कार्रवाई होगी, यानी उद्घोषित फरार घोषित किया जाएगा या उद्घोषित अपराधित घोषित किया जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस कोर्ट ने वारंट इशू कर रखा हो, और वारंट इशू करने के बावजूद भी उसका अपीयरेंस इंश्योर नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में ही इस तरह की उद्घोषणा जारी होगी। अब ये उद्घोषणा जो है जारी होगी, यानी कि जिस आदमी के खिलाफ वारंट इशू किया गया है वो या तो फरार है या अपने को जानबूझ के छिपा रहा हुआ है, और फिर किसी भी तरह से कोर्ट में उसको नहीं लाया जा सकता है। तो कोर्ट क्या करती है? इस आशय की एक डिक्लेरेशन, उद्घोषणा करती है लिखित में कि आप एक अमुक तारीख को, अमुक समय पे, अमुक स्थान पे, अमुक कोर्ट में हाजिर होंगे, और इसमें जो पब्लिकेशन होता है
ये 82(1) में क्या होता है, ये जो कोर्ट इस आशय की जो उद्घोषणा करती है उसको प्रकाशित किया जाता है, और प्रकाशित करने में एक डेट जो दी जाती है उसमें 30 दिन का कम से कम एक गैप रखा जाता है कि आज 1 जनवरी को किया तो ये हुआ कि आप अगले 1 फरवरी को आपको कोर्ट में आना है, मतलब कम से कम 30 दिन का रखना पड़ेगा। तो ये 82 के लिए ये कहता है। अब 82(2) में मैंने कहा कि जो ये होगा प्रकाशन, ये प्रकाशन कैसे होगा, तो ये प्रकाशन होने के लिए एक से अधिक तरीके एक साथ में लाने पड़ते हैं। पहला तरीका ये है कि जहाँ का वो रहने वाला है, आम तौर पे जहाँ पे वो निवास करता है, रहता है, वहाँ किसी पब्लिक प्लेस पे कोर्ट के जो आदेश है उद्घोषणा का उसको पढ़ा जाएगा। तो इससे पहले से परंपरा रही है, डुगडुगी, आदमी ढोल नगाड़े टाइप का बजाता है और उसके बाद एक आदमी पढ़ता है कि फला आदमी को फला तारीख में फला कोर्ट में फला समय पे हाजिर होना है। तो ये हो गया पढ़ने के द्वारा। फिर मैंने कहा 82(2)(B) और C में क्या है कि जहाँ पे आमतौर पे वो रहता है उसके सहज दृश्य स्थान, विजिबल प्लेस पे, कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे क्या होगा कि उसको चस्पा कर दिया जाएगा कोर्ट की उस डिक्लेरेशन को कि आपको इतने तारीख तक आ जाना है कोर्ट में इतने बजे तक, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि के द्वारा सम्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये है। फिर इसके अलावा जिस कोर्ट ने जारी किया है वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे भी किसी कोने कनाटी में नहीं, कॉन्स्पिकुअस सहज दृश्य स्थान पे लगा दी जाएगी। ये 3 तरीके मैंडेटरी है। उसके अलावा कोर्ट यदि चाहे तो ये भी आदेश करती है कि जो उद्घोषणा का उनका प्रकाशन है वो लोकल न्यूज़पेपर में जो डेली वहाँ चलता हो, उस एरिया में लोग पढ़ते हों जिसको, उसमें भी उसका प्रकाशन कर दिया जाए कि आपको 30 दिन के अंदर यहाँ पे हाजिर होना है। तो ये उद्घोषणा होता है, और यदि हाजिर नहीं होते तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिर 82(3) ये कहता है कि जब ये सारी प्रक्रिया सही ढंग से कर ली गई है तो ये एक एक्सक्लूसिव निश्चायक साक्ष्य बन जाता है। आप निश्चायक साक्ष्य जानते हैं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, तो ये करता है। फिर 82(4) ये करता, मैंने ऊपर बताया 82(1), 2, 3 में व्यक्ति शब्द आया, यानी कि अपराधी और नान अपराधी, अभियुक्त और नान अभियुक्त, यानी कि अभियुक्त और साक्षी, ये सब उसमें शामिल हो सकते हैं। और 82(4) में केवल अपराधी है, और अपराधी कौन, वो जो इसमें दिए हुए हीनियस ऑफेंसेस के सेक्शन है, मर्डर, किडनैपिंग, रैंसम वगैरह, है ना। तो ये उनके संबंध में ये प्रकाशन हो गया, कोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर ली, जांच कर ली, तो वो उसको डिक्लेयर करेगा कि आपको उद्घोषित अपराधी, मैंने घोषणा की जाती है कि आप भागे हुए हैं, और आपके विरुद्ध यदि इतने दिन नहीं आए तो आपके अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रक्रिया प्रकाशन वाली थी, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो यानी कहने का मतलब ये था कि 82(4) और 5 ये आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी से संबंधित है, और बाकी दोनों से संबंधित है। तो अब 82 क्लियर हुई भाई। ट्रांजिट बेल देखिए, ट्रांजिट बेल जो ग्रांट होता है 81 में है। 78 से ये मदद मिलती है कि वो बताता है कि जब जिस कोर्ट को बेल कंसीडर करना है या ट्रांजिट रिमांड देना है, वो उसके सामने जो मैटर है उससे रिलेटेड सबस्टांस, पदार्थ, जैसे FIR की कापी हो गई, क्या एलिगेशन है, तो कोर्ट का आर्डर क्या है, तो वो सब रहेगा। तो कोर्ट, जो दूसरी जगह की कोर्ट है, वो ये कंसीडर करेगी कि इसकी ज़मानत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और वो जो बेल देगा 437 के सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 437 होगा। तो वो दैट इज़ माने एक सेक्शन यदि चूज करना हो तो 81 में आपके ट्रांजिट बेल होता है। ओके, तो
ये हो गया। अब क्लियर है ये मिस्टर सिंगल जी? तो फिर है, अब हम लोग 83 पे आते हैं। देखिए, दीपक जी ने एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि 82 के बाद जो और डालते हैं तो उस 83। तो आजकल देखिए क्या है कि अमेंडमेंट के थ्रू 174 ए आईपीसी में जोड़ दिया गया है। 174 ए जो है वो आपका क्या कहता है? 174 ए पढ़िए। उसमें ये है कि जिस कोर्ट जो मिसयूज कर रहा है, कोर्ट के आदेशिकाएँ जा रही हैं, नहीं आ रहा है, ये वो कर रहा है, तो उसमें 174 ए में उसके खिलाफ जो है एक एफआईआर लिख जाती है। उस एफआईआर की कॉपी आईओ लोग क्या होते हैं, लगाते हैं। ये 82 के जो की रिपोर्ट, 82 की कंप्लायंस रिपोर्ट होती है कि 42 में इस तरह की 82 में 82 में वो उसका जो है उद्घोषणा हुआ। उद्घोषणा में दी गई तिथि भी व्यतीत हो गई है, नहीं आया, उसके खिलाफ थाने में 174 ए का मुकदमा भी लिखा गया है। तब कोर्ट क्या करती है, तब उसमें 83 फिर जारी करती है। और 174 का में एफआईआर जो होता है वो आप आजकल मैंडेटरी हो गया है। कोई भी कोर्ट है आप प्रैक्टिकली आप जाइए तो फिर वो कुर्की तब तक नहीं जीतती है जब तक उसका मुकदमा नहीं हो पाया है। तो ये आपका इस तरह से है। और तो ये है। अब आते हैं हम 83 पे। यदि दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा, आप चाहेंगे तो फिर से हम लोग इस पे ये प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट पे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिन चीज़ों को रेखांकित कर रहा हूँ उनको यदि आप समझ लें, फिर किताब को खोल के देखें, मेरे साथ ही वेर एक्ट की तरफ नज़र भी गड़ाए रहें, तो आप ये देखें कि मैं उसमें की लगभग आलमोस्ट सारी प्रोविज़नल चीज़ें आपको सामने ला दे रहा हूँ। कोई कन्फ्यूज़न उसके बाद नहीं बचेगा। और किताबों में इस तरह से क्लासिफाई नहीं किया गया है, बट आपको केवल कोई एक किताब को रामबाण नहीं समझ लेनी है। आपको अपनी बुद्धि को हमेशा मांझते रहना है। आपकी दृष्टि पैनी होगी तभी जाके फिर आपको सफलता मिलेगी। तो नाउ जो है हम लोग आते हैं 83 कुर्की पे। तो मैंने जैसा कि कहा कि कुर्की बिना 82 के उद्घोषणा के नहीं हो सकती। अब 82 की, अब एक क्वेश्चन आता है कि 82 की उद्घोषणा कोर्ट जारी करती है तो क्या उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ भी कुर्की जारी कर सकती है? तो इस क्वेश्चन पे भी विचार करना है। इन प्रोविजंस को देखिए। तो 83 कहता है धारा 82 के अधीन, बेयर एक्ट पर निगाह डालिए आप। धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय, आपने देखा उद्घोषणा जारी हुई, 30 दिन का समय मिनिमम दिया जाना वहाँ मैंडेटरी है। ये कह रहा है उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय, यानी वो इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है कि वो 30 दिन से ये बधा हुआ नहीं दिख रहा 83। तो ये कह रहा है किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम, मूवेबल या अस्थावर, इमूवेबल अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। तो इससे क्या निकला? 82 से 83 इस मामले में बधी हुई है कि बिना 82 के 83 नहीं जारी होगा, लेकिन 82 करने के तुरंत बाद के पश्चात, 82 जारी होने के बाद किसी भी समय
मतलब अगले ही क्षण भी आ सकता है उसमें। कुर्की जारी हो सकती है। कुर्की किन वस्तुओं का हो सकता है? चल, अचल, मूवेबल, इमूवेबल, दोनों तरह की संपत्ति का हो सकता है। अब ये आपका 83 का 1 का पहला पैरा ये कहता है। दूसरा प्रोविजो लगाता है कि इसने कहा ऊपर के हिस्से ने कि 82 की उद्घोषणा जारी होने के पश्चात किसी भी समय, वो 30 दिन की सीमा की बात अभी यहाँ नहीं कर रहा 83 में, वहाँ तो 30 दिन कम से कम देना है समय उसको हाजिर होने के लिए। अब इससे भी आगे जाके प्रोविजो जो है, परंतु वो ये कहता है यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को डिस्पोज ऑफ करने वाला है अथवा कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हटाने वाला है, तो 82 के साथ साथ 83 भी जारी हो सकता है। तो 82 जारी करने का मतलब कि फरार घोषित करने का, 83 जारी होने का मतलब कुर्की का आदेश। तो पॉपुलरली 82 जारी होना, 83 जारी होना कहा जाता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आता है मेंस में, अक्सर फिल्म्स में भी आता है। तो क्या है कि यहाँ पे दो बातें निकल गई। अकॉर्डिंग टू 82 उसको टाइम देना ज़रूरी है कि आप हाजिर हो सके, और टाइम मिनिमम 30 डेज का है। 83 ये कहता है कि कुर्की जो है 82 के बाद माने सामान्य सिद्धांत है कि 82 के बाद 83 जारी हो सकती है किसी भी समय, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है समय का। लेकिन साथ 82 भी जारी हो, 83 भी, अब वो वहाँ गए आईओ साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने 82/83 जारी करने का निवेदन किया। तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट इसी प्रोविजो को देखेगा कि 82 के साथ हम 83 जारी कर सकते हैं या नहीं। तो आंसर सी, ये 83 का प्रोविजो ये उनको ग्रांट करता है कि नहीं जारी कर सकते हैं। तो देखना उनको क्या पड़ेगा कि बाई एफिडेविट या अदरवाइज उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। किस बात के लिए? कि वो जो जिसके अगेंस्ट में 82 फरार जिसको डिक्लेयर किया गया है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी या उसके कुछ हिस्से को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, बेच के भागने वाला है। डिस्पोज ऑफ करने मतलब व्ययन करने का मतलब भाग, उसको अपने हाथ से निकालने वाला है। फिर आता अथवा, आर वर्ड आया, अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को उस कोर्ट के जो लोकल जो अधिकारिता है उससे बाहर हटाने वाला है। इन दो में से कोई चीज़ है तो 82 के साथ ही साथ 83 जारी कर सकती है। तो आपको 83 में उस प्रश्न का जवाब मिलेगा प्रोविजो में कि कब उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश जारी किया जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा? सामान्यतः 83 एक के हिसाब से उद्घोषणा जारी करने के पश्चात ही किया जा सकता है, साथ साथ नहीं। लेकिन इसका परंतु ये कहता है कि इन तथ्यों की पूर्ति होने पे, यानी कि उनका समाधान हो जाए, चाहे वो एफिडेविट से हो या अदरवाइज जो सोर्सेज है उससे हो, कि आदमी अपनी संपत्ति, सारी संपत्ति बेच के भागने वाला है, या किसी माने डिस्पोजल वर्ड आया, डिस्पोजल किसी भी तरह से सकता है, सेल आउट कर सकता है, दान कर सकता है, किसी को बंधक करके जा सकता है, या कोर्ट ऐसा है ट्रक रखा है 10-20 ठो, सब हटा के दूसरे क्षेत्र में ले जाकर रख लेगा। तो ये हो जाएगा। तो 82(1) में आया। अब 83(1), 83(1), अब 83(1) के बाद 83(2), 3, 4, 5, 6,
ये कुछ सामान्य बातों की बात करता है। अब ये कुर्की, जिस कोर्ट ने कुर्की का आदेश किया है उसी कोर्ट के स्थानीय क्षेत्राधिकार, लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर की बात है तो वो कोर्ट खुद सफिशिएंट है। यदि प्रॉपर्टी बाहर है दूसरे ज़िले में, तो वहाँ पिक्चर में आता है दूसरे ज़िले का डीएम, ठीक है। तो अब वो डीएम पिक्चर में आता है और साथ ही साथ पिक्चर में आता है दूसरे ज़िले का सीजीएम। कैसे? तो आपको ध्यान रखना है, सेम कोर्ट जिसने 82 जारी की वही 83 जारी करती है और अपने क्षेत्र में उसका पालन कराती है, वही सब सर्वे सर्वा है। लेकिन जहाँ उसका क्षेत्राधिकार ख़त्म हुआ, उसके बाहर की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई, एक्यूज की या जो एब्सकॉन्डिंग पर्सन है उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे दूसरे क्षेत्र में अधिकार क्या होगा? ये कुर्की का अधिकार प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो पिक्चर में आता है डीएम। अब डीएम जब उस कुर्की के प्रोसेस का पार्ट बन जाता है और बाद में कोई आदमी क्लेम करता है प्रॉपर्टी को लेके और दूसरे ज़िले के डीएम के इंडोर्समेंट से हुआ है, तब वहाँ पे पिक्चर में आता है दूसरे ज़िले का सीजीएम। तो कैसे आता है ये आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। तो 83 का 2 कहता है ऐसा आदेश उस ज़िले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत, किसी भी संपत्ति माने एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, चल अचल, और उस ज़िले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके ज़िले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाए। यानी कि जज साहब जो 83 कार्रवाई करना चाहते हैं, दूसरे ज़िले के प्रॉपर्टी है तो आइए उसको कहेंगे जाओ पहले वहाँ के प्रॉपर्टी वहाँ की है तो वहाँ के डीएम साहब से इंडोर्समेंट करवा के लाओ और तब हम कुर्की का आदेश करेंगे। तो ये 83(2) कोर्ट को इस चीज़ से बांधती है कि दूसरे ज़िले की प्रॉपर्टी है तो दूसरे ज़िले का डीएम का इंडोर्समेंट होता है, तब वो इस तरह की कुर्की का आदेश देगा। अब आता है 83(3). अब ये आता है कि 83(3), 4 और 5 ये नेचर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके स्पेशल प्रोविज़न बताता है कि प्रॉपर्टी किस नेचर की है। जब कुर्की को एग्जीक्यूट करना है तो चल है अचल है, ऐसा तो नहीं है कि लाइव स्टॉक है माने जीवधन है या पेरिसेबल है, जल्दी नष्ट होने वाला है, कर्जा वाला तो नहीं है, कर्ज ऋण तो नहीं लिया था। तो इन सारे के लिए आप देखिए कि 83(3) बात करता है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति, डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 83(3) जो होता है वो आपको क्या करना है, समझ लेना है कि ये केवल ऋण या अन्य चल संपत्ति से रिलेटेड है, डेट या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी से, क्योंकि ऋण को भी एक तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया इसलिए लिख रहा है ऋण या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसमें कुर्की को कैसे अमली जामा किया जाएगा? तो उसमें किया जाएगा कि उसको सीज किया जा सकता है। मान लो बैंक में है, बंधक लिया है, ऋण लिया है, तो कुछ ये है दूसरे का से किसी से पैसा लिया है, तो उसमें कोई उसको सीजर के थ्रू सीजर पहला आया कि ध्यान रखना है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति में बाय सीजर यानी अधिग्रहण द्वारा, रिसीवर अपॉइंट करके दूसरा हो गया। तीसरा कि जो पर्सन एब्सकॉन्ड किया है उसको या उसके बिहाफ पे किसी आदमी को प्रॉपर्टी दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि फर्दर इसका कोई तुम डिस्पोजल नहीं कर सकते। इसके द्वारा भी हो सकता है यानी उसकी प्रॉपर्टी उसी के पास रहे लेकिन वो कोर्ट के आदेश में रहेगी और यदि उसमें से बिल्कुल इधर उधर करेगा तो 409 का मूल्य बन जाएगा आईपीसी के। या
चौथा तरीका ये कहता है कि ये जो 3 तरीके हैं, तीनों जारी हो सकती है या कम से कम 2, जो कोर्ट को ठीक लगे। तो ध्यान रखना है कि ये 3 फ्री में आ जाएगा कि बाय सीजर, बाय रिसीवर, बाय डिलीवरी, बाय डिलीवरी, ठीक है। और इसमें 2 ग्रुप बना दिया, केवल 1, 2, 3, फिर दे दिया कि तीनों के द्वारा, 1, 2, 3 के द्वारा, या के 3 में से किसी भी 2 के द्वारा। तो आपको विजिलेंटली देखना है कि ऋण या मूवेबल प्रॉपर्टी के कंडीशन में ये तरीका आएगा। ये थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आप इसको बना लीजिए इस तरह से कि हेडिंग डाल के कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आसान हो जाएगा रिवीजन करने में। नहीं तो बेयर एक्ट को देख के ये थोड़ा सा बहुझामिया टाइप का लगता है देखने में। तो अब फिर 83 का 4, 83(4) में क्या है कि प्रॉपर्टी इमूवेबल है, अचल संपत्ति है। तो क्या होगा, तो यदि प्रॉपर्टी इमूवेबल है और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू भी उससे जनरेट होता है, राजस्व भी पैदा होता है, तब उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि सरकारी खाते में पैसा जाने की तनिक भी गुंजाइश है, तो पिक्चर में आ गए कलेक्टर साहब। तो कलेक्टर साहब आ गए तो उनके माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक। और यदि वो सरकारी पैसा उससे पैदा होने वाली ज़मीन नहीं है, तो क्या हुआ, उसको छोड़ के बाकी में बाई पोजीशन, किसी को कब्जा दिला के, रिसीवर को नियुक्त करके, अपॉइंट करके, या जो खुद एब्सकॉन्डिंग पर्सन है वो आपका 4 के सी में घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त, उसके बिहाफ पे किसी को भी संपत्ति का किराया देने, उसकी संपत्ति का परिधान करने का एक लिखित आदेश कर सकता है कि ये उस पर रोक लगाई जाती है। और फिर यहाँ पे भी है कि 3 में से सबसे हो सकता है या 2 के द्वारा होगा। अब एक आता है इस पे जो 83(5) में है, ये कई बार पूछता है, यदि वो प्रॉपर्टी जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, अटैच करने का, वो ऐसा है कि मान लीजिए जीव जंतु हैं, गाय, भैंस, बैल हैं, या केला है, विनश्वर प्रकृति का है, पेरिसेबल नेचर का है, तब कोर्ट क्या करेगी, तो उसके लिए प्रॉपर ये होगा कि उसको सेल आउट कर दो, और सेल करने के बाद जो सेल प्रोसीड, जो विक्रय आगम मिलेगा, उसको कोर्ट कहेगी कि फला जगह डिपॉजिट करना, यानी कोर्ट के आर्डर के अधीन रह के उसका डिस्पोजल होगा। तो ये भी पूछता है। तो आपका 83 इस तरह से एक बात केवल रहा कि रिसीवर जो अपॉइंट होता है, तो उसकी ड्यूटी और लाइबिलिटी कहाँ से डिसाइड होते हैं, तो रिसीवर सीपीसी में हम लोगों ने देखा है। तो सीपीसी में जो रिसीवर को अपॉइंट करने का तरीका है, जो पावर है, लाइबिलिटीज़ जो उसकी होती है, वो सब वही इसमें भी किसी में अटैचमेंट के पर्पज़ से एप्लीकेबल है। तो इस तरह से ये आया, और मुझे लगा कि काफ़ी हम लोगों ने वो कर लिया है। अभी इस पे क्या है कि जो इसका जो 84, 85, 86 है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 82, 83 के साथ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए यहीं पे तो वो करे। मतलब 30 दिन से पहले भी अटैचमेंट कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वो जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें परंतु में उसको फॉलो करके बिल्कुल 82 जारी किया, साथ ही साथ लो भैया, तो तुम ले जाओ, इसको फरार भी डिक्लेयर कराओ और इसको जाओ, इसकी घर भी कुर्क कर लो। तमाम में सरकार देखिए ऐसा करती है, जो बहुत अर्जेंट मैटर होते हैं, मर्डर वगैरह केसेज में होते हैं। तो ये अपना ये इस तरह से है। अब मुझे लगता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में 84, 85, 86 और आगे के सेक्शन पे डिस्कस करेंगे, और एक बार कोशिश करेंगे कि आप लोग यदि जो आज हम लोग ने डिस्कस किया है उसको कायदे से देख लें। तो ये है, तो मुझे लग रहा है तो अभी तक का कोई आप लोग को ये दिन में जो अभी हम लोग ने 61 से लेकर अभी तक किया है,
कोई डाउट किसी को हो या दिक्कत आ रही है तो बताएं, फिर उसको देख लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में या अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो आप अपना, मुझे भी लगा रिस्पांस आप लोग दें तो ठीक है, मैं समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है आप लोग की, मुझे लग रहा है सब लोग बढ़िया किए। और कोई क्वेश्चन इसमें तो आपका दिख नहीं रहा। हाँ, ये 87 ठीक है। ओके, तो देखिए ये काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। तो जमशेद रजा जी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बढ़िया है। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सैटरडे में कोशिश करिए आप लोग इसको, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो बच गया है उसको उस दिन पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों के साथ।